नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमले में कोई भी पुलिस वाला घायल नहीं हुआ है। हालांकि हमले में एक नागरिक घायल जरूर हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। इसी बीच सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बता दें कि जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों की सक्रियता से आतंकी बैकफुट पर हैं और सुरक्षा बल घाटी से आतंकवाद को खत्म करने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। इसी बौखलाहट में वो सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं और इससे पहले मंगलवार को पुलवामा जिले के ही त्राल में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कुछ दिन नई दिल्ली स्थित कुछ दिन पहले ही पाक उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था, जिसके बाद पाकिस्तान अब बदले की कार्रवाई पर उतर गया है। गुरुवार को इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट गौरव आहलूवालिया जब कार से जा रहे थे तो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के गुर्गों ने बाइक पर उनका काफी देर तक पीछा किया। ये लगातार उनके वाहन का तब तक पीछा करते रहे जब तक वो अपने आवास पर नहीं पहुंच गए। भारतीय डिप्लोमेट को परेशान करने और डराने के लिए ISI ने उनके आवास के बाहर कारों और बाइक में कई लोगों को तैनात किया है। वहीं पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की भारतीय रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल ने कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अक्सर हरकतें करता है जो जिनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान का चार्ज फेज गौरव आहलूवालिया की कार को चेज किया और उसको हरास किया और उसके घर के बाहर उन्होंने मोटरसाइकिल और कारें तैनात कर दी हैं कि जब भी वो बाहर निकलें उनको हरास किया जाए और उनको चेज किया जाए। ऐसी हरकतें कोई भी देश दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा स्ट्रांगली इसके खिलाफ कार्रवाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने 4 जून 2020 को ऑनलाइन माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की है और इस दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। इस वर्चुअल मीट के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं, जिनमें से एक दूसरे को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देना भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने का ये सबसे सही समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच 4 जून 2020 को हुई पहली वर्चुअल समिट में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को और भी मजबूत बनाने पर जोर दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि विश्व को कोरोना महामारी से निकालने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है। Prime Minister Scott Morrison, on his part, described Indo-Australian partnership as a natural and a comfortable one between 2 very confident and sovereign nations who share an ocean and are also trusted partners. He expressed satisfaction at the elevation of the relationship to a comprehensive strategic partnership and expressed the confidence that with the signing of the comprehensive strategic partnership and the conclusion, our relationship would reach new heights. Prime Minister Modi recalled the role of Prime Minister Scott Morrison to strengthening of the bilateral relationship, and that Prime Minister Scott Morrison had pushed the relationship forward with a clarity of approach and vision. केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का GST मुआवजा जारी कर दिया है। ये GST मुआवजा दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि देश के विभिन्न राज्य GST बकाये को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं और कई राज्यों ने प्रधानमंत्री के साथ ही मीटिंग के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला इस वक्त इसलिए लिया है क्योंकि राज्यों को कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए धन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी और जानकारी के मुताबिक अप्रैल-नवंबर 2019 की अवधि के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1,15,096 करोड़ रुपए का कुल GST अनुदान पहले ही जारी कर दिया गया था और टैक्स में बढ़ोतरी की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 70% टैक्स को बढ़ाने के साथ ही की थी, जिसके बाद
जल्द ही उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल हर राज्य ने करों में वृद्धि का इस्तेमाल राजस्व बढ़ाने के तरीके के रूप में किया है। केरल में गर्भवती हथनी की दर्दनाक मौत को लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पलक्कड़ जिले में एक दुखद घटना में एक गर्भवती हाथी की जान चली गई। आप में से कई लोगों ने हमसे संपर्क किया और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपकी चिंताएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, न्याय की जीत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जांच जारी है और पुलिस और वन विभाग संयुक्त रूप से घटना की जांच करेंगे। और जिला पुलिस प्रमुख और जिला वन अधिकारी ने आज घटनास्थल का दौरा भी किया है। और पिनराई विजयन ने यह भी कहा है कि केरल एक ऐसा समाज है जो अन्याय के खिलाफ नाराजगी का सम्मान करता है। यदि इसमें कोई चांदी की परत है तो ये है कि अब हम जानते हैं कि हम अन्याय के खिलाफ सुनाई देने वाली अपनी आवाज बना सकते हैं। आइए हम अपने सभी रूपों में अन्याय से लड़ने वाले लोग हों और हर जगह भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने में अब देरी हो सकती है। भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने बताया है कि पिछले महीने प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या के द्वारा की गई अपील खारिज हो गई थी। उसके बाद उसने ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने से इनकार कर दिया था। हालांकि एक और कानूनी मुद्दा है जिसे उसके प्रत्यर्पण करने से पहले समाधान करने की जरूरत है। और इससे पहले बुधवार रात को कहा गया था कि माल्या को किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है। ब्रिटेन में उसके प्रत्यर्पण की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और ब्रिटिश हाई कमीशन ने यह भी कहा है कि इन कानूनी मसलों के बारे में हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये गोपनीय है, लेकिन हम जल्द से जल्द इन मसलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर दोहराया कि मेरे हिसाब से लॉकडाउन फेल है और अब केस पड़ रहे हैं। अब केंद्र सरकार पीछे हट रही है और कह रही है राज्य संभाल लें। भारत ने 2 महीने का पॉज बटन दबाया और अब वो कदम उठा रहा है जो पहले दिन लेना था। प्रवासी मजदूरों के मसले पर राहुल गांधी बोले कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार लोगों के हाथ में पैसा क्यों नहीं दे रही। राजनीति को भूलिए, लेकिन इस वक्त लोगों को पैसा देने की जरूरत है। लॉकडाउन के बीच उनकी कई बार सरकार से काम करने वाले लोगों से मुलाकात हुई है और राहुल बोले कि सरकार के व्यक्ति ने मुझसे कहा है कि इस वक्त चीन के मुकाबले भारत के सामने काफी मौका है। अगर हम मजदूरों को पैसा देंगे तो बिगड़ जाएंगे और काम पर नहीं आएंगे। हम बाद में इन्हें पैसा दे सकते हैं और इस तरह की बातें मुझसे कही गई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2933 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर के 77,793 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है और इसके अलावा राज्य में कोरोना वायरस से 123 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 1352 मरीजों को संक्रमण से उबरने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। राज्य में कोरोना से अब तक 2710 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संकट के कारण दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। इसी को लेकर के बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली सरकार बिहेव कर रही थी, कभी वो रोक दे रही है, कभी वो मना कर दे रही है। तो बहुत से लोग हैं जो काम कहीं करते हैं, रहते नोएडा में है या गुड़गांव में एनसीआर के इलाके में। तो जब ये दिल्ली एनसीआर है तो एनसीआर के बारे में एक ही जैसा निर्णय होना चाहिए और इसको लेकर बातचीत करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस पर बातचीत होगी। सर, भारत ने अब इमरजेंसी एयर स्ट्रिप साउथ कश्मीर में बनाना शुरू कर दिया है। स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ, अपनी तरफ से तैयारी हो रही है। नेक्स्ट कि गुजरात में 2 कांग्रेस के लगातार आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर आप लोग तोड़-फोड़ कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेसियों का
कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। कांग्रेसियों को ही कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं दिख रहा, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह का व्यवहार कर रही है कोरोना पेंडेमिक के टाइम में भी, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह के व्यवहार के वजह से आज कांग्रेस के नेताओं को ही लगता है कि जहां राष्ट्र की राजनीति होती थी, कांग्रेस दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लॉकडाउन में ढीली दिए जाने के बाद दुकानों पर लगी भीड़ पर प्रतिक्रिया दी और लोगों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कहीं भी भीड़ न लगाएं। कल केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने भी छूट दी। जो केंद्र सरकार ने कहा भाई ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसके हिसाब से हमने दी। आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे। कुछ दुकानों के सामने अपने लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है, आप ही बीमार पड़ोगे। आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड़ में थे और उसमें 2-4 लोगों को मान लो कोरोना था, आपको भी हो जाएगा, क्या फायदा होगा? आपकी जिंदगी खतरे में, आपके परिवार के लोगों को हो जाएगा उसके बाद। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो? क्यों इस तरह की गतिविधि करते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे, कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो, कल से क्यों, अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे, कहीं भगदड़ नहीं करेंगे। ये कोई मैं अपने लिए तो थोड़ी कह रहा हूं, मैं अपने आपके लिए कह रहा हूं, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूं, आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूं, आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूं, अपने दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए कह रहा हूं। और ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। और कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मुझे बाकी दिल्ली के सभी दिल्ली के लोगों की, आपकी सेहत के लिए, दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों के लिए कैबिनेट की तरफ से उठाए गए कदमों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों की हितैषी मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई अहम कदम उठाए हैं। किसानों के सशक्तिकरण में ये बहुत बड़े कदम हैं। किसानों की हितैषी मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों के हित में बहुत बड़े कदम उठाए हैं। किसानों का सशक्तिकरण, किसानों का संरक्षण करने के लिए ये बहुत बड़े कदम हैं। वर्षों से कानून की जंजीरों में जकड़े हुए किसानों को मुक्ति दिलाई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किए गए, मंडी एक्ट यानी कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव किए गए, ताकि किसान अब अपनी मर्जी पर देश के किसी व्यक्ति को देश के किसी कोने में और किसी कीमत पर अब सामान बेच सकता है। ये अधिकार किसान को दिए हैं। 1 नेशन 1 मार्केट यानी कि एक देश एक बाजार, इसका लाभ किसान को मिलेगा। इसके अलावा अब जो निर्यातक है, विदेश में माल भेजने वाले या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग करके फसल से कुछ और बनाते हैं, उनको भी जब इससे बल मिलेगा तो किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। इसके अलावा किसान अगर अपनी फसल बीजने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी के साथ कि किस दाम पर बेचना है, तो पहले तय कर सकता है। इससे भी किसान को अच्छे दाम मिलेंगे। अगर किसान अब अपनी जमीन को किसी को देना चाहता है खेती करने के लिए, तो उसके लिए भी ऐसा कानून, ऐसे फॉर्म बनाकर दिए जाएंगे ताकि किसान के हितों की रक्षा की जा सके और उसकी जमीन भी सुरक्षित रहे और उसकी आय पहले से ज्यादा हो। ये सब कदम किसानों के हित में है, ये किसी और ने नहीं, मोदी सरकार ने एक बार फिर उठाए हैं। मैं इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत आभार करता हूं।
और किसान भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के सभी उपायुक्तों को बाढ़ नियंत्रण की चल रही विभिन्न अल्पावधि योजनाओं पर कार्य तेज करने और स्थलों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन योजनाओं को मानसून शुरू होने से पहले ही समय रहते पूरा किया जा सके। और उपायुक्तों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शहरी और ग्रामीण ड्रेनों की सफाई करने सहित बाढ़ नियंत्रण की चल रही योजनाओं और अन्य बाढ़ नियंत्रण उपायों पर 20 जून 2020 तक कार्य पूरा हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। तो जिस तरीके से मानसून ने अब दस्तक दे दी है भारत में, केरल में मानसून आ चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश और हरियाणा उत्तर प्रदेश तक पहुंचने में थोड़ी देरी होगी। लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार ने जो एहतियातन कदम उठाने हैं उनको लेकर के अब सतर्कता बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। इसीलिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बातचीत की है सभी जिलों के उपायुक्तों से और उनको व्यक्तिगत तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि आप जाकर के हर जगह का दौरा कीजिए और जहां भी जिस भी चीज़ की कमी है उसको पूरा कीजिए, अपनी ड्रेनों की सफाई करवाइए। और जिस तरीके से पानी भरने की जो समस्या होती है, पानी की जो निकासी की समस्या मानसून के समय में हो जाती है, उससे निपटने के लिए जो भी एहतियातन कदम उठाए जाने हैं वो उठाइए। और इस बार किसी भी तरह से कोई भी कोताही ना बरती जाए और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसीलिए इस तरह से ये एक समीक्षा आज सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की है और सभी जिला उपायुक्तों को इस तरीके से आदेश जारी किए हैं, निर्देश दिए हैं कि सभी जो उपायुक्त हैं वो अपने अपने इलाकों में पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें और सभी ड्रेनों की सफाई भी करवा ली जाए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिए। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में विश्वविद्यालय, उनके संबद्ध कॉलेज और पॉलिटेक्निकल कॉलेजों की परीक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया है। बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक बैठक में ये निर्णय लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परीक्षा के लिए सही व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं पहले आयोजित की जानी चाहिए और पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को अस्थायी रूप से अगले वर्ष में अपग्रेड किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक हुई और मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने निवास कार्यालय में पर्यटन विभाग की बैठक ली और बैठक में रामवन गमन पथ, वाटर स्पोर्ट्स बेस्ड टूरिज्म विषयों पर चर्चा की गई और जानकारी के अनुसार बैठक में पर्यटन सचिव अलबंगन पी संचालक सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता वहां के गृह मंत्री
ताम्रध्वज साहू ने की और इस पर पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक दरअसल ये की गई और इसमें पर्यटन को लेकर के तमाम बातों पर चर्चा की गई। जिस तरीके से कोविड-19 के इस संकट के समय में सभी पर्यटन गतिविधियां एक तरीके से बंद हैं और इसको किस तरीके से खोला जाना है, किस तरीके से जो निर्माण कार्य चले हुए हैं, रामवन गमन पथ, वाटर स्पोर्ट्स बेस्ड टूरिज्म, इन तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चा की गई। और इस बैठक की अध्यक्षता ताम्रध्वज साहू, जो कि वहाँ के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने की है। अपने निवास कार्यालय में ही पर्यटन विभाग की ये अहम बैठक आयोजित की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन के चलते उद्योगों पर पड़े असर पर कहा है कि इससे सिर्फ एमएसएमई और बड़े उद्योग ही नहीं बल्कि लॉकडाउन की वजह से सरकार को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इन सब चीजों का आकलन किया जा रहा है और किस तरीके से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, इस पर सरकार चिंतित है और क्या बेहतर होगा, इस पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा कि लॉकडाउन हम लोग धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया में है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन के दौरान नफा नुकसान हुआ है और लॉकडाउन में सिर्फ एमएसएमई ही या बड़े उद्योग घराने को भी नुकसान नहीं पहुंचा है बल्कि सरकार को भी नुकसान पहुंचा और इन सब चीज़ों का आकलन किया जा रहा है और किस तरीके से अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, इस पर सरकार चिंतित है और क्या बेहतर होगा निर्णय लेंगे। इस बार बीजेपी एक बड़ा दांव खेलने जा रही है, जिसके जरिए वो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी दिग्विजय सिंह को राज्यसभा पहुंचने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। सूत्रों के अनुसार इस समय बीजेपी और संघ के नेता फूल सिंह भरैया और उनके समर्थकों को ये जताया जा रहा है कि कांग्रेस अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ काम करती है। वहीं इस बात के संकेत मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दिए हैं। जब उनसे राज्यसभा की तैयारियों के बारे में पूछा गया तो उनका साफ तौर से कहना था कि बीजेपी दोनों सीट जीत रही है और एक सीट कांग्रेस को मिलनी है और हम चाहते हैं कि फूल खिले। तो मध्य प्रदेश में लगातार सियासत जारी है। जब से भारत में कोरोना का संकट शुरू हुआ है तभी से मध्य प्रदेश में लगातार तमाम नए अध्याय जुड़ते चले जा रहे हैं। सियासत को लेकर के अगर देखा जाए तो वहां पर कमलनाथ की सरकार गिरी, उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान बने और अब जब राज्यसभा की बारी है तो राज्यसभा के लिए जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और पूर्व सीएम भी रह चुके हैं दिग्विजय सिंह, उनका नाम कांग्रेस की तरफ से सामने लाया गया है। ऐसे में अब एक और बड़ा दांव खेलने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है ताकि दिग्विजय सिंह को पछाड़ा जाए और उनकी जगह एक ही कांग्रेस का जो प्रतिद्वंदी वो जाएगा, वो फूल सिंह भरैया को भेजना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जो 2 सीट हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीते और एक सीट जो कांग्रेस के खाते में जाए वो दिग्विजय सिंह के रूप में ना जाए, वो किसी दूसरे शख्स के रूप में जाए। राज्यसभा चुनाव के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जो भरी हैं वो दोनों जीतने वाली हैं। अब सवाल उनका है जिनके 2 में से एक जीतना है, वो जाने, उनका काम जाने, हमें उससे क्या है। फूल सिंह भरैया को जीतना चाहिए। फूल सिंह जी की बात है तो हम तो हर समय चाहते हैं कि फूल खिले। सिंह भरैया जी का इतिहास है तो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा खिलाफ रहे और भारतीय जनता पार्टी से कभी उनका पैचअप नहीं होता। वो एक ऐसे दलित नेता रहे जिन्होंने हमेशा दलितों के लिए संघर्ष किया है और भारतीय जनता पार्टी ने 2 अप्रैल को जिस तरह से शिवराज जी की सरकार थी और जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ था भिंड मुरैना पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में, ये लोग भूले नहीं हैं। और जब उनके हितों की बात हो रही तब इन्होंने 22 विधायक खरीद फरोख्त करके कांग्रेस के ले गए और कमलनाथ जी की सरकार जो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए काम कर रही थी, उस समय एक
मैं समझता हूँ कि एक आघात पहुँचाया है इस वर्ग में, इसलिए ये वक्त सब पूरा कांग्रेस का रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक थानेदार को लॉकडाउन में काफिले के साथ शाही विदाई समारोह करना महंगा पड़ गया। मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी ने बसखारी के थाना अध्यक्ष रहे मनोज सिंह को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि मनोज सिंह का हाल ही में अवैध वसूली के आरोप में बीजेपी विधायक की शिकायत पर बसखारी से जैतपुर में ट्रांसफर हुआ था और जानकारी के मुताबिक अंबेडकर नगर के टांडा से बीजेपी विधायक संजू देवी ने अवैध वसूली के आरोप में बसखारी के थाना अध्यक्ष मनोज सिंह पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद से मनोज सिंह का तबादला कर दिया गया और फिर जैतपुर थाने पर बतौर एसपी तैनाती कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष की विदाई के दौरान काफिले में 112 के करीब गाड़ी शामिल रही और पुलिसकर्मी बिना मास्क के ही रहे और इस दौरान लॉकडाउन के नियमों, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी किया गया और थानेदार की राजशाही अंदाज में विदाई का ऐसा काफिला देखकर लोगों ने कैमरे में एक वीडियो कैद कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आज सुबह एक वीडियो का संज्ञान लिया गया मेरे द्वारा, जिसमें निवर्तमान थानाध्यक्ष बसखारी जो नए थाने का चार्ज ले जा रहे थे, उनके द्वारा अपनी फेयरवेल के बाद कुछ गाड़ियों का काफिला निकाल करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए और वो अपना चार्ज लेने के लिए जा रहे थे। वीडियो का संज्ञान लेकर के उसमें ये देखा गया कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स जो शासनादेश है उसका पालन नहीं किया जा रहा था उनके द्वारा और इस बात का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है। उनके साथ के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको लाइन भेजा गया है कि इसके विषय में विस्तृत जांच करने के लिए एडिशनल एसपी साहब को आदेशित किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के वायलेशन का एक मुकदमा भी सुसंगत धारा में कायम किया जाता है। कोरोना वायरस के इस त्रासदी के दौर में जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में घूमने की घटनाएं अधिक होने लगी हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के एर्रामुक्कम गांव में 2 भालू छुट्टे हुए घूमते हुए दिखाई दिए और सड़क पर दोनों भालुओं को देख करके लोग भौचक्के रह गए। वो तो गनीमत रही कि भालुओं ने किसी पर हमला नहीं किया। जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो भालू जंगलों की तरफ भाग निकले और घटना को लेकर के लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इससे पहले हैदराबाद में तेंदुआ दिखा, जिससे लोग परेशान हैं क्योंकि ये तेंदुआ आज तक पकड़ा नहीं जा सका है। जिस तरीके से कोरोना वायरस महामारी पूरे विश्व में फैली है, उसी से एक तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कुदरत का कहर है कोरोना वायरस और इसकी वजह से मौसम भी साफ हुआ है, पर्यावरण भी साफ हुआ है और इसी का एक नज़ारा आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिला है। श्रीकाकुलम में 2 भालू रिहायशी इलाकों में पहुंचे हैं क्योंकि इन दिनों में अक्सर देखने को मिल रहा है कि लोग सड़कों पर कम निकल रहे हैं और इसी वजह से जो जंगली जानवर हैं वो निडर होकर के घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं और घूमते घुमाते रिहायशी इलाकों में भी पहुंच जाते हैं, जिससे अगर किसी की नज़र ऐसे जानवरों पर पड़ जाती है तो पूरे इलाके में खबर फैलते ही दहशत का माहौल भी पैदा हो जाता है और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के समुद्री तटीय इलाकों से 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये तूफान तटीय इलाकों से टकराया था, लेकिन इसकी रफ्तार देर रात धीमी पड़ गई थी और अब ये 50 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मुंबई से 100 किलोमीटर दूर अलीबाग में इसका ज़्यादा असर और नुकसान रहा है और इसी को लेकर के DGIMD मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि अब चक्रवात निसर्ग कमज़ोर हो गया है और आज दोपहर को ये साउथ मध्य प्रदेश में एक डिप्रेशन में बदल गया और अगले 6 घंटों में इसके एक निम्न दबाव में बदलने की उम्मीद है और इस अगले 24 घंटे में ये ईस्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश लाएगा। Cyclone Nisarg has weakened and today around noon it is a depression over South Madhya Pradesh and adjoining areas of Bidar. We are expecting that within next 6 hours it will further weaken into a well-marked low pressure area over Madhya Pradesh. So it has no such impact in terms of the wind and it is expected to cause some rainfall activity over East Madhya Pradesh, Chhattisgarh and adjoining Vidarbha area during next 24 hours.
लॉकडाउन के दौरान अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वो है प्रवासी मजदूर, जिन्हें खाने पीने से लेकर के कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हिमाचल के धर्मशाला में सामाजिक कार्यकर्ता अतुल भारद्वाज ने प्रवासी मजदूरों को आ रही समस्याओं को लेकर के मीडिया से वो रूबरू होते हुए उन्होंने कहा है कि अभी तक कई प्रवासी मजदूर अपने राज्यों का रुख कर चुके हैं और ये वो मजदूर थे जिनके पास पैसे थे, जो अपना खर्च उठाकर अपने परिवारजनों के साथ अपने राज्यों में पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी ऐसे कई मजदूर हैं जिनकी सुध अभी तक उनकी राज्य सरकार और हिमाचल सरकार ने नहीं ली है। धर्मशाला में रह रहे छत्तीसगढ़ के ऐसे ही कुछ मजदूर पिछले महीने से भटक रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार और हिमाचल सरकार के पास अपना पंजीकरण भी करवा रखा है, लेकिन धन के अभाव के चलते अपने राज्यों की ओर वो नहीं जा पा रहे हैं। तो ये वो मजदूर हैं, वो प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है सही तरीके से, और खाने पीने के लिए न ही तो कोई राशन है और न ही इनके पास धन की व्यवस्था है। और इसी वजह से ऐसे लोग अभी भी अपने राज्य को छोड़ करके जो आए थे पैसे कमाने के लिए वहीं पर फंसे हुए हैं जहां पर वो काम करते थे। ना इनको काम मिल रहा है, ना राशन, और ना ही कहीं जाने के लिए इनको कोई साधन मिल पा रहा है। हालांकि ये लोग वो लोग हैं जो अपने गृह राज्य से भी अपील कर चुके हैं और जिस राज्य में ये रह रहे हैं हिमाचल में भी हिमाचल सरकार से भी अपील कर चुके हैं, अपना पंजीकरण भी करवा चुके हैं अपने घर जाने के लिए। लेकिन इनको अभी तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी बुलावा नहीं आया है कि आपको इस रेल से जाना है, क्योंकि इनके पास देने के लिए एक भी रुपया नहीं है या इनके पास किसी भी तरह से कोई पैसे नहीं हैं। हम लोग घर जाना चाहते हैं और यहाँ कुछ सुविधा नहीं हो पा रहा है। हम लोग बस जा रही है तो बस 4,500 रुपये एक प्रति बंदे का ले रहे हैं, तो उतना हम लोगों के पास पैसे नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग जल्द से जल्द घर जाना चाहते हैं। खेती का भी दिन आ गया और पैसे वैसे नहीं है तो घर नहीं जा सकते। अभी ये छत्तीसगढ़ रायगढ़ ज़िले प्रशासन से मिल चुके हैं, 2-3 बार मिल चुके हैं। यहाँ वहाँ भेज देते हैं और पंजीयन करने के लिए बोलते हैं। 2 बार पंजीयन कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ का एक और यहाँ हिमाचल का एक। दोनों जगह का पंजीयन भी हो गया है और कुछ दूसरे के मोबाइल में तो फ़ोन आता जाता रहता है कि घर जाना है कि नहीं, ऐसे करके पूछते हैं तो जाना है बोलते हैं, फिर भी कुछ करते नहीं हैं। और हम लोगों के मोबाइल में तो फ़ोन ही नहीं। तो मतलब यहाँ से जाने के लिए हमने 2 बार पंजीयन करवा चुके हैं। एक बार तो छत्तीसगढ़ में करवाए थे, वो कम से कम 1 महीने हो गए, और यहाँ पे कम से कम 1 हफ्ता हो गया पंजीयन करवाए हुए। अब मतलब किसी के पास भी जा रहे हैं तो मतलब कुछ भी सुनाव नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से जाने के लिए हमारे को छत्तीसगढ़ जाना है, रायगढ़ ज़िला ना, तो मतलब हम जाना चाहते हैं। अब वहाँ पे मम्मी पापा हैं, वो भी बुला रहे हैं बेटे आ जाओ, बाई चांस ज़्यादा वायरस फैल गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी तो कैसे करोगे। मम्मी पापा है एक तो ठीक है, वहाँ पे आप सभी हैं तो सभी एक साथ रहेंगे जो कुछ भी होंगे करके, लेकिन यहाँ पे जाने का कुछ साधन ही नहीं बन रहा है। हाँ जी मिले हैं। उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे जो प्रवासी मजदूर हैं, उन मजदूरों के जाने की उचित व्यवस्था अभी तक नहीं हो पा रही है। जितने भी प्रवासी लोग हैं वो जो अभी जा रहे हैं वो अपने पैसे इकट्ठा करके जा रहे हैं। जिनके पास तो साधन थे वो साधन संपन्न लोग तो चले गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और उसके कारण से वो जा नहीं पा रहे हैं। तो इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक आदेश पारित किया है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उन श्रमिकों को जो है सरकार जो है वो जाने की व्यवस्था करेगी, उनके लिए सैनिटाइज़र की व्यवस्था करेगी, उनके लिए मास्क की व्यवस्था करेगी, उनके लिए खाने की व्यवस्था करेगी। लेकिन यहाँ पे उन आदेशों की जो है पालना अभी तक नहीं हो रही है और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इन आदेशों की तुरंत प्रभाव से जो है वो पालना की जानी चाहिए और जो प्रवासी लोग हैं उनका यहाँ से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो सुविधा है जाने की वो मुहैया। राजस्थान में टिड्डियों का दल जोधपुर के शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर गया है और ये जैसलमेर बाड़मेर होता हुआ जोधपुर पहुंचा है। गनीमत रही कि आंधी बरसात के कारण टिड्डियों का झुंड बिखर गया। हालांकि इससे पहले टिड्डियों ने कई पेड़ पौधों को चट कर दिया है और कोरोना काल में पहले से ही किसान काफी नुकसान झेल चुके हैं। अब एक सप्ताह से पाकिस्तान से चला टिड्डी दल किसानों के लिए नई समस्या बनकर के खड़ा हो गया है। हवा के बदले रुख ने टिड्डियों के दल को रास्ता भटका दिया है और लेकिन किसान टिड्डी दल को लेकर के जनपद अलर्ट पर है। नगर पालिका क्षेत्र में आज
बहुत ही बड़ी संख्या में टिड्डी दल का हमला हुआ है। जहाँ भी फसल खड़ी थी सभी फसलों के ऊपर बैठ गए, चौपट कर रही है। अभी भी उसका कार्यक्रम चल रहा है। नीम के पेड़ पौधों पर जितने भी हरे हरे पेड़ पौधे सबके ऊपर टिड्डी लाखों की संख्या के अंदर पूरी पिपाड़ सिटी नगर पालिका के चारों ओर जाल बिछा दिया गया और नुकसान हो रहा है। अभी इस प्रशासन की तरफ से टिड्डी को मारने भगाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दवाई व्यवस्था नहीं की है। हमने नगर पालिका की जो दमकल गाड़ी और छिड़काव का जो कार्यक्रम था उसके तहत छिड़काव करवाने जा रहे हैं। दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका अपने स्तर पर व्यवस्था की है। धन्यवाद। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर गुरुवार सुबह महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। खास बात यह है कि गर्भवती महिला को रात में ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। महिला के पति का आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने हमारी कोई मदद नहीं की है। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल के बाहर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर है और उसे SNCU में भर्ती करवाया गया है। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से मामला सामने आया है, ऐसा ही उत्तर प्रदेश से भी मामला सामने आया है। जिस तरीके से पूरे विश्व में कोविड-19 का कहर देखने को मिल रहा है और खासतौर पर भारत में भी जिस तरीके से प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी के मद्देनजर कुछ अस्पतालों को कोविड-19 हॉस्पिटल में बदला गया है। उसको लेकर के भी इस तरह की समस्या सामने आ रही हैं और अस्पताल प्रशासन लगातार लापरवाही भी बरत रहे हैं। जिस तरीके से गर्भवती महिला को अस्पताल में हालांकि भर्ती करवाया गया था, जैसे कि परिजनों ने बताया है, और उसके बाद इस महिला ने अस्पताल से बाहर बच्चे को जन्म दिया है। अस्पताल के बाहर ही गुरुवार सुबह महिला ने बच्चे को जन्म दिया है और रात में परिजनों की तरफ से बताया गया है कि रात में उसे अस्पताल में भर्ती करवा लिया गया था। लेकिन जो अस्पताल का स्टाफ है उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि अस्पताल के बाहर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन गनीमत है कि बच्चे की हालत फिलहाल सही है, हालांकि उसे SNCU में भर्ती करवाया गया है। डिलीवरी पेशेंट लेके रिफर वाटरफनगर से लेके आया था। 2:45 में रात को यहाँ पहुँचा था, जिसमें कि सुबह गर्भवती महिला जो है बाहर शौचालय स्वच्छ न रहने के कारण से शौच के लिए बाहर निकली हो, मेरी पत्नी पवित्र, और बाहर में ही शौच के जगह में ही शिशु का जन्म हो गया। और स्टाफ में जाके बताने पर वो लोग बोले कि उसको टांग के लाओ अंदर, बाहर में हम लोगों का कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रसव कौन कराया फिर उसके बाद? प्रसव मेरी माता सुघरी और मेरी भाभी सीता कुमार। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 6वें राज्य वित्त आयोग के गठन को अपनी सहमति दे दी है और 6वां राज्य वित्त आयोग पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को इन पंचायतों की वित्तीय स्थिति और शहरी स्थानीय निकायों के करों, कर्तव्यों, टोलों और शुल्क के निर्धारण, पंचायतों को सहायता अनुदान के निर्धारण में सुधार के बारे में सिफारिशें करेगा। जयराम कैबिनेट ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों और परिवारों को दी जाने वाली 3-2 बिस्वा जमीन के आय मापदंडों में बदलाव किया है और इसे मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर के 1 लाख रुपये
प्रतिवर्ष कर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके, इसके चलते कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत एंड लोकल बॉडीज जो है उसको वो कंस्टिट्यूट करने को मंजूरी दी मंत्रिमंडल ने, ताकि वो जो आने वाला समय है गवर्नर को रिकमेंडेशन कर सके कि पंचायतों की और अर्बन लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, टैक्स ड्यूटीज इत्यादि जो है वो उसमें क्या होने चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कितनी ग्रांट दी जानी चाहिए, क्योंकि 5th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन 21 मार्च 2021 को समाप्त हो रही है। तो इसलिए 6th फाइनेंस कमीशन जो है वो कंस्टिट्यूट करने की स्वीकृति दी। फिर कैबिनेट ने आज डिसाइड जो है वो निर्णय लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, जल रक्षक, पैरा फिटर्स और पैरा पंप ऑपरेटर्स जो जल शक्ति विभाग में काम करते हैं, उनके 300 रुपए पर मंथ जो है वो जो मानदेय मिलता है उसमें बढ़ोतरी की है। अब जल रक्षक को 3300 रुपए मिलेंगे और पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर्स को जो है वो 4300 रुपए पर मास जो है वो प्रति मास उनको मिलेंगे। आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत के खिलाफ सीबीआई की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। चिदम्बरम को राहत बरकरार रहेगी और सीबीआई की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि जमानत देने के फैसले में कोई गलती नहीं मिली है और दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम को सीबीआई और आईएनएक्स मीडिया से संबंधित ईडी के मामलों में जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय की पुनर्विचार याचिका में भी मई में खारिज कर दी गई थी और सीबीआई ने पी चिदम्बरम को जमानत देने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। सीबीआई चाहती थी कि शीर्ष अदालत चिदम्बरम को जमानत देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। तो जिस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को राहत मिली थी कोर्ट की तरफ से, अब उसको बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सीबीआई ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में ताकि इस फैसले पर विचार किया जा सके, पुनर्विचार किया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पी चिदम्बरम को राहत दी है और जमानत के खिलाफ सीबीआई की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया है। चिदम्बरम के लिए यह राहत भरी खबर है। जिस तरीके से वो कुछ टाइम जेल में भी रहे, लेकिन जब से उनको राहत मिली है, उनको जमानत दी गई है, तब से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पहले ईडी ने कोशिश की, अब सीबीआई ने कोशिश की, लेकिन दोनों ही कोशिशें फेल साबित हुई और अब राहत जो है वो पी चिदम्बरम को बरकरार है। जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई करने से भी मना कर दिया है। चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, कठुआ से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बीएसएफ की चौकी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। हीरानगर सेक्टर में दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। हर तरीके से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, नापाक हरकतें कर रहा है। बीएसएफ के जवान भी करारा जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को। बीएसएफ की चौकी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में आईएसआई के गुर्गे भारतीय जो अधिकारी हैं वहां पर उनका पीछा किया और अब सीज फायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तानी सेना की तरफ से। बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाया गया है। हीरानगर सेक्टर में दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसएफ के जवान भी करारा जवाब दे रहे हैं। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? जी देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हीरानगर सेक्टर, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की जा रही है।
ये कोई पहली बार नहीं है। इस इलाके में बीएसएफ जो है बांध बना रही है, लेकिन अपने इलाके में भी पाकिस्तान जो है कोई काम नहीं करने देता है। कभी वहां के किसानों के ऊपर गोलियां चलाता है, जी। तो कभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को टारगेट करता है, लेकिन बीएसएफ जो है वो करारा जवाब दे रही है। और आपको बताऊं कि अभी भी जो है फायरिंग जो है, भारी फायरिंग जो है वो कर रहा है, मोर्टार के गोले दाग रहा है, लगातार लोगों को निशाना बना रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार कोशिशें यही है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, और उसी को देखते हुए बीएसएफ की तरफ से इस बांध का निर्माण किया जा रहा है ताकि आतंकियों की घुसपैठ को रोका जा सके। लेकिन पाकिस्तान जो है ऐसी उसकी मंशा साफ है कि किसी न किसी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जाए, लेकिन बीएसएफ भी अपना काम कर रही है। लेकिन और इसी की वजह से पाकिस्तान इन इलाकों को टारगेट कर रहा है, और खासकर के रिहायशी इलाकों में दहशत का माहौल जो है व्याप्त है। और बीएसएफ के अधिकारी भी वहां पर मौके पर होके आए हैं और लोगों को सांत्वना दी है कि आप चिंता न कीजिए, हम आपकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे। इसी के चलते पाकिस्तान अभी भी जो है फायरिंग लोगों पर कर रहा है। जी कितना वक्त हुआ है रविंद्र श्रीवास्तव, कितनी देर पहले से फायरिंग शुरू हो गई थी? जी करीब कोई आधा घंटा पहले फायरिंग शुरू की गई है हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से। मोर्टार दाग रहा है, वहीं रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया रविंद्र। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स की परीक्षाओं को लेकर के अहम घोषणा कर दी है। अब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ने वाले दूसरे और चौथे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले और दूसरे ईयर के स्टूडेंट्स को परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। कोरोना वायरस के कारण बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये अहम फैसला लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी करके इस बारे में जानकारी दी है, और नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से देश भर में जो गंभीर हालत बने हुए हैं, ऐसे में ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कराना संभव नहीं है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स को वैकल्पिक तरीकों द्वारा नंबर्स दिए जाएंगे, यानी कि स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही पास किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, सीबीएसई की तरफ से भी घोषणाएं कर दी गई हैं परीक्षाओं को लेकर के, और अब दिल्ली विश्वविद्यालय ने हालांकि ये फैसला लिया है कि वो अपने दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाओं को आयोजित नहीं करेगी। दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 के मरीजों के उपचार में सहायता के लिए 10 आइसोलेशन कोच की ट्रेन तैयार रखी गई है, और उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने यह बताया है कि इन कोच में 160 बहुत हल्के या बिना लक्षण वाले 160 मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। और रेलवे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर भाटिया ने बताया है कि यहाँ पर हल्के, बहुत हल्के और एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव मरीज आ सकते हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार शिफ्ट करेगी। हमारे पास 10 कोच हैं और हर कोच में 16 बेड हैं, और कुल 160 मरीज यहां पर रखे जाएंगे, और हर कोच में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया है। के अंदर शकूर बस्ती में हमारी एक लोकेशन है, जिसके ऊपर ये आइसोलेशन कोचेज़ 10 आइसोलेशन कोचेज़ अभी हम लोगों ने रखे हैं। एक कोच के अंदर 9 कूपे होते हैं, जिसमें से एक कूपे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को दिया जाता है, और 8 कूपे जिसमें 16 पेशेंट जो हैं वो इस कोच के अंदर रह सकते हैं। और ऐसे 10 कोच हमने अभी रखे हैं, तो इसमें 160 पैसेंजर जो है वो इसमें अकोमोडेट किए जा सकते हैं। वेरी माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट आ सकते हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ उनको शिफ्ट करेगी। यहाँ पे हमारे पास 10 कोचेज़ हैं, एक रेक में 10 कोचेज़ बोले गए हैं, जिसमें हर एक में 16 बेड हैं। तो टोटल 160 मरीज़ यहाँ रखे जाएंगे, जो वेरी माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक होंगे, जिनको कोई लक्षण नहीं होगा। हर कोच में राउंड द क्लॉक डॉक्टर होगा, पैरामेडिकल में नर्स होगी, अटेंडेंट होगा, सफाई कर्मचारी होगा। हर कोच में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया है। अगर किसी को थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो अंदर जो ऑन ड्यूटी स्टाफ होगा उससे वो ट्रीटमेंट ले सकता है।
अगर हमारे डॉक्टर को महसूस होगा कि ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो रहा, थोड़ी सी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो जो नॉमिनेटेड कोविड हॉस्पिटल इसके साथ अटैच होगा वहाँ पे तुरंत ही एम्बुलेंस के साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा। तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने के कारण भारत आने से 2200 से अधिक विदेशी नागरिकों को प्रतिबंधित किया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन नागरिकों को 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन विदेशी नागरिकों को पहले ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था और इससे पहले दिल्ली पुलिस ने इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुताबिक इन सभी आरोपियों ने वीजा कानून का उल्लंघन किया था और इसलिए सरकार ने इन सभी आरोपियों के वीजा रद्द करके इन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। आरोपियों के खिलाफ महामारी अधिनियम तोड़ने सहित अन्य तमाम गंभीर धाराओं में भी मुकदमे दर्ज करके इन्हें मुलजिम बनाया गया है। तो जिस तरीके से तबलीगी जमात का जो मामला सामने आया था, जिसकी वजह से भारत में कोरोना का संक्रमण भी फैला है, उसी को लेकर के अब ये भी खबर सामने आई है कि जो 2200 से ज़्यादा जो ऐसे लोग जो विदेशों से भारत में आए थे टूरिस्ट वीज़ा पर और उन्होंने यहाँ पर आकर के एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तबलीगी जमात में ये शामिल हुए और इसी के आरोप में इन्होंने जो भीड़ भी वहाँ पर इकट्ठा हुई थी उसमें इन्होंने जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की उल्लंघना की गई है उसके आधार पर भी इन पर तमाम तरह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इनको आरोपी बनाया गया है। लेकिन ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने खासतौर पर अगर कहें तो इन पर अब 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में 10 साल तक प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बिहार में स्कूलों को खोलने की प्लानिंग चल रही है और इसी संबंध में डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने पत्र जारी किया है। इसमें गांव के लोगों, अभिभावकों से स्कूलों को खोलने को लेकर के फीडबैक लिया जाएगा और इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाएगा। इसके आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे। गाइडलाइन है, उसके हिसाब से डायरेक्टर सेकेंडरी ने एक लेटर इशू किया है और उसमें सारे लोगों से, गांव के लोगों से, अभिभावकों से, जनप्रतिनिधियों से, इन सब लोगों से फीडबैक लिया जाएगा और इस आशय का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है कि स्कूल को खोलने की स्थिति है कि नहीं, जनमानस क्या कहता है, तो उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। और बहुत ज़्यादा दिन तक तो बंद नहीं रखा जा सकता विद्यालयों को, हालांकि हम उसका सब्स्टिट्यूट भी चला रहे हैं, दूरदर्शन के माध्यम से क्लासेस हो रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, लेकिन विद्यालय के खोलने के संबंध में लोगों की राय और लोगों की सहमति जानने का प्रयास किया जाएगा और उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के चलते पंजाब सरकार द्वारा लोगों को सहूलियत और ज़रूरतों को देखते हुए कर्फ्यू और लॉकडाउन में ढील दी जा चुकी है, जिसके चलते अब जनजीवन दोबारा से व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों में भी लोगों की भीड़ नजर आने लगी है और पंजाब सरकार की तरफ से लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार हिदायत भी दी जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगाए रखें, लेकिन इन सभी बातों को आम लोगों की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है, जिसके चलते बरनाला पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे 2500 लोगों के चालान काटे और 2000 के करीब ट्रैफिक उल्लंघन के चालान भी काटे गए। देखो ਅਸੀਂ कोविड-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 2500 ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 2100 ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਬਚ ਸਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ SHO ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, DSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
पूर्णिया एक ऐसा जिला जो हाल ही में 250 साल का हुआ है। बिहार में पूर्णिया पहला ऐसा जिला है जिसने 250 साल पूरे किए, तो इसकी चर्चा मेनस्ट्रीम में मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक हुई है। और इस जिले की 250वीं सालगिरह पर बॉलीवुड और कला जगत की तमाम हस्तियों ने बधाई भी दी। लेकिन इन दिनों पूर्णिया किसी और वजह से चर्चा में है। अब इस जिले की चर्चा एयरपोर्ट को लेकर के हो रही है। सीमांचल के सबसे बड़े जिले में पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसका फैलाव पूर्णिया समेत सीमांचल के अन्य जिलों में भी होने लगा है। ये मांग ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में विधानसभा चुनाव भी कुछ ही महीने में होने वाले हैं। और दरअसल पूर्णिया के चुनापुर में एक सैन्य हवाई अड्डा है। ये सैन्य हवाई अड्डा 1960 के दशक से है और कहते हैं कि भारत और चीन के बीच जंग को देखते हुए इस सैन्य हवाई अड्डे को बनाया गया था। और साल 2014 में इस सैन्य हवाई अड्डे का विस्तार करके पूर्णिया एयरपोर्ट बनाए जाने की बात भी शुरू हुई। इसके लिए करीब 53 एकड़ जमीन अधिग्रहण भी किया जाना था। जमीन अधिग्रहण के लिए सरकारी खजाने में 20 करोड़ की रकम भी जमा है, लेकिन ये मामला कोर्ट में जाने की वजह से करीब 6 साल बाद आज भी लंबित है। और इस देरी की वजह से लोगों में अब नाराजगी देखने को मिल रही है। और अब सवाल ये है कि इस मांग का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। कोविड-19 संक्रमण के चलते अब तक देश में लॉकडाउन चल रहा था और उसके बाद अनलॉक 1 शुरू हो गया। अब स्थितियां सुधरने लगी हैं। लॉकडाउन के दौरान गैर प्रांतों में मेहनत मजदूरी करने गए मजदूर अपने घरों पर वापस आ गए हैं। और यूपी सरकार ने सभी प्रवासी मजदूरों को गांव में ही रोजगार देने का वादा किया है, जिसके तहत गोंडा में 5500 प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। और लॉकडाउन के दौरान आए 4870 नए जॉब कार्ड प्रवासी मजदूरों के बनाए गए हैं। मनरेगा में लोगों को रोजगार मिलने से प्रवासी मजदूरों के परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सकेगा। मनरेगा के तहत लोगों से तालाब की सफाई सहित अन्य काम करवाए जा रहे हैं और प्रवासी मजदूर गांव में रोजगार पाकर के खुश हैं। में रहता था, वहाँ पे लॉकडाउन हुआ, वहाँ पे खर्चा पानी कुछ मिलता नहीं था। यहाँ बच्चे भूखन मरने लग गए थे। वहाँ से हम लोग किसी तरह से आपने गाड़ी से या पैदल चल के या सवारी जहाँ मिली हम लोग वहाँ से अपने घर आए। हम लोग को कोई मजदूरी मेहनत नहीं मिला है। यहाँ लॉकडाउन से कोई खर्चा ना कोई पानी, क्या करे। अब इधर से उधर लड़के लोग सब बच्चे भूखन मरने लगे। उसके बाद में हम लोग प्रधान जी के पास गए। प्रधान जी ने काम नरेगा का चालू कराया। हम लोग आज नरेगा में काम कर रहे हैं। अपने बच्चे का पालन पोषण हम कर रहे हैं। दिल्ली में मैकेनिक का काम कर रहा था, वहाँ पे मैकेनिक लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद हो गई। वहाँ पे मालिक ने बोला कि जिसको जाना है वो जाओ, नहीं जाना है मत जाइए, पर खर्चे ही नहीं मिलेगा। मैं किसी तरह वहाँ पैदल चल के या साइकिल से अपने किसी सहायता से यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ प्रधान की सहायता से मैं बोला हूँ कि मुझे काम चाहिए मुझे, क्योंकि ना ही मेरे पास खाने का है, ना ही मेरे पास खेती है और ना मेरे पास कोई कमाने वाला है, क्योंकि हमारे पिता एक्सपायर कर चुके हैं। हमारा एक छोटा भाई है और मम्मी है। इसलिए प्रधान से मिलकर नरेगा में काम चालू करवा है। वहीं पे मैं अपना और मेरे परिवार का खर्चा चल रहा है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रवासी मजदूर बहुत सारे प्रदेशों से यहाँ पर वापस आए, क्योंकि हमारे गोंडा जनपद से बहुत सारे लोग बाहर के प्रदेशों में जाकर काम करते हैं। तो इनके साथ रोजी रोटी की समस्या है, कहीं न कहीं गाँव में वापस आए हैं तो उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। तो सरकार की मंशा के अनुसार हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब कार्ड बनवाकर उनको रोजगार देने की कोशिश करी है। तो करीब 4870 जॉब कार्ड हमारे नए बने हैं जो कि प्रवासी मजदूरों के हैं। और आज की डेट में करीब 5000 से अधिक, करीब 5500 मजदूर हमारे प्रवासी मजदूर हैं जो नरेगा के कार्य में लगे हुए हैं। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।